सबसे पहले हम एलजी साहब के पास आपके भी माध्यम से पहुंच जाएगा, हम और अथॉरिटीज़ तक भी पहुंच जाएगा, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास और एडवाइज़र साहब के पास खुद लेके जाएंगे। तब इन बच्चों को भी साथ में ले जाएंगे। मैंने इनसे की है बात। अगर हमें वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है देन वी विल टेक इट टू द कोर्ट। और ये मुद्दा एक पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है और ज़रूर हमारे, क्योंकि ऑनेबल कोर्ट से हमारी हमेशा उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये कोर्ट तक नहीं जाए मसला। ठीक है, एलजी साहब हमारी बात सुने, इन बच्चों की बात सुने, और खाली सुने नहीं, कुछ एक्शंस भी लें, कोई प्रॉम्प्ट एक्शंस लें, कुछ गाइडलाइंस इशू करें, या हमारी बात नहीं करनी, उनका कोई सुझाव है वो बातचीत से ही होता है। तो इससे हम, इसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब, एडवाइज़र साहब से और इनसे गवर्नर साहब, तीनों से पहले मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर हाँ वहाँ बात नहीं बनती तो वी विल डेफिनेटली टेक इट टू द इवन हाई कोर्ट, इवन इफ़ नीडेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं निखिल पादा जी, जो कि एक लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू सो मच डैंग साहब। निखिल भाई, जिस तरह से हम बात करें जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो है आए दिन जो खिलवाड़ हो रहा है, और कुछ युवाओं ने जो है आपसे भी संपर्क साधा है, क्या है पूरा मामला हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि ये मामला जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचे और जो खिलवाड़ बच्चों के साथ हो रहा है वो ना हो। देखिए डांग साहब, मेरे पास पिछले साल भी कुछ बच्चे आए थे। तब थोड़े थे, तब मैंने उन्हें बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो और जाके अपना जो मसले मिसाइल हैं वो हल करो। और फिर बाद में भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से मैं इस मैटर को आगे नहीं ले पाया। इस बार मेरे पास कुल 3-4 महीने से इन बच्चों के ग्रीवियंसेस आ रहे हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ये जितने भी पैरामेडिकल जो कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉट उनके पेरेंट्स भी कि इनके साथ कुछ वो क्या बोलते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जो ये हज़ारों बच्चे, तो ये कुछ कम हंड्रेड्स में एस्पिरेंट्स नहीं हैं, ये थाउजेंड्स में एस्पिरेंट्स हैं। और ये अभी से सफ़र नहीं कर रहे हैं, ये 3 साल से ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। और फिर इसमें और भी हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए, जो भी ये कोर्सेज़ करवाते हैं, जो ये अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस बेचारे कोर्सेज़ करवाते हैं, उनकी पूरी पूरी सीट वेकेंट रह रही हैं। वो जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो 20-20 साल से कॉलेज चला रहे हैं, वो उनकी पूरा बैच खाली जाता है। क्यों ऐसा निज़ाम बदला? क्यों अचानक से ये सब चीज़ें होने लग गई कि इन बच्चों को, जो मज़लूम कौमों से आते हैं, पहाड़ी से आते हैं। देखिए, हम अगर हम जम्मू कश्मीर का जोग्राफिकल एरिया देखें, जम्मू इज़ नॉट जस्ट द प्लेन्स ऑफ द जम्मू, हाँ, इट इंक्लूड्स द हिली एरियाज़ ऑफ चिनाब वैली, किश्तवाड़ आ गया, बजरवा आ गया, जहाँ पे हमारे ट्राइबल्स भाई हैं, जहाँ पे हमारे एससी हैं, एसटी हैं, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 29 के अनुच्छेद में भी ये चीज़ दी गई है, जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेजेस कहते हैं, कि इनको जो हक दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक उल्लंघन है। तो उल्लंघन स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं आपको बताता हूँ। उल्लंघन स्टार्ट सबसे पहले होता है कि 20 अगस्त 2019 को एक एसआरओ निकलता है थ्रू गवर्नर, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो जाता है और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आना मतलब कि JNK के जितने भी लॉज हैं वो रिपील कर दिए जाएं, और जो सेंटर के लॉज हैं उनको जम्मू कश्मीर में ले आया जाए। तो सेंटर के जैसे ही सारे लॉज आए, तो सेंटर का एक बहुत बड़ा लॉ था जो जम्मू कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल था, दैट इज़ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947। 1947 एक्ट जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है। अब ये बच्चे, जब मैं आपको पहले का निज़ाम बता रहा हूँ, 2019 के पहले का निज़ाम बता रहा हूँ, इन बच्चों की एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहता था कि ये बच्चे वही जो फॉर्म आता था वो भरते थे। तो ये
जिनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो गई एडमिशन, इन कोर्सेज में हो गई, अदरवाइज़ जो भी एक्सपर्टीज़ कॉलेजेस हैं, जो कुल मिला के 150 कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, जो इन हेल्थ केयर जो डिप्लोमाज या कोर्सेज हैं वो करवाते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो गई, मिडवाइफ्स हो गई वो। तो निज़ाम ऐसा होता था कि जम्मू यूनिवर्सिटी निकालती थी, या फिर एक होती थी जम्मू जे एंड के नर्सिंग मेडिकल काउंसिल, जम्मू में भी, वो भी एक एक्ट होता था, वो जम्मू कश्मीर का अपना एक्ट होता था, उसके तहत इनकी एडमिशन होती थी। कभी शिकायत नहीं आई, स्मूथ सिस्टम चल रहा था। लेकिन 20 अगस्त को आफ्टर द एब्रोगेशन ये SRO आता है, SRO 505, ठीक है, जो कहता है कि इनकी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है, इन हज़ारों बच्चों की जो हर साल अप्लाई करते हैं, तो ये सब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम JK बोपी भी कहते हैं जी। पहले साल इन्होंने काउंसलिंग में डिले किया जी। काउंसलिंग में डिले होता है, बच्चा आता है, जब काउंसलिंग में डिले होता है तो बच्चे को सीट्स अवेलेबल नहीं मिलती, ठीक है। बिन मौके फॉर्म खोल देना, बिन मौके फॉर्म बंद कर देना, ठीक है। कोई एक अपनी इस चीज़ को सिंसियरिटी से नहीं लेना, इस चीज़ को कॉशियसली नहीं लेना कि एक SRO के तहत अगर एक ऑटोनमस बॉडी बनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप जस्ट एक 4 या 5 लाइन का एक SRO पास करके ये नहीं कि ये जो अफसरान लोगों को एक और एक्स्ट्रा वो दे दी, पावर दे दी, क्योंकि एडिशनल यही लगते हैं हमारे जितने भी अफसरान होते हैं कि जिनके पास जो पहले कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं उन्हें इधर की भी पावर दे दी जाती है, जो कोई अंडर सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से जब मैंने इस चीज़ में रिसर्च किया, ये तो उनके घर बनने वाली बात थी, ठीक है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। जब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आ गया है 1947 का जम्मू कश्मीर में, तो लेट द फार्मा काउंसिल्स, लेट द पीपल हु हैव द एक्सपर्टीज इन इट, लेट दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। वो मेरिट्स पे जाएं, वो काउंसलिंग ले, वो एंट्रेंस टेस्ट ले, वो सब करें। तो ये बॉडी लाने की क्या ज़रूरत थी? चलो ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, ले आए। तो पहले ये क्या करते हैं? पहले ये फॉर्म्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, टाइम के फॉर्म नहीं निकालते। देखिए एकेडमिक एक स्ट्रक्चर बहुत एक नाजुक स्ट्रक्चर होता है। जब साल में बच्चा जैसे ही पास करता है, वो किसी अपने फ्यूचर का संज्ञान लेते हैं, किसी कोर्स के लिए अप्लाई करता है, फिर उसका एंट्रेंस देता है, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर उसकी काउंसलिंग होती है, ऐसे उसे कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ठीक है। पहले साल, क्योंकि जब इन बच्चों से मैंने बात की तो फिर मैंने उसके बाद बात की यूनिवर्सिटीज़ से और प्राइवेट कॉलेजेस से। अब वो एलिजिट कर रहे हैं कि हमारे 3-3 साल से हमारे पास 350, 400 सीटों का इनटेक है, वो कैसे वैकेंट रह रहा है? मैंने कहा वो कैसे रह रहा है? फिर जब मैं इनके पेरेंट्स से बात करता हूँ, जिनकी ऑलरेडी जो एडमिट कर चुके हैं, वो बोलते हैं हमने तो अपना बच्चा बाहर भेज दिया। मैं कहा बाहर कहाँ भेज दिया? पंजाब भेज दिया, हमने हिमाचल भेज दिया। तो मैंने कहा जबकि अगर जम्मू कश्मीर में थे, इसके कोर्स से एक्सपर्टीज़ थी, आपने बाहर क्यों भेजा? आप तो वैसे भी मजलूम कौम हैं, आपको तो इतना खर्चा कर सकते हैं, आप बाहर बाहर रहना है, हॉस्टल है, खाना पीना है, सब है, फीसें ज़्यादा हैं कॉलेज की। कहते नहीं, हमें तो कुछ ऐसे इनपुट्स मिले कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आप अपना बच्चे का अगर साल बचाना चाहते हो आप बाहर चले जाओ। तो ये 3 साल से हो रहा है, मतलब कुछ हमारे हज़ारों बच्चे बाहर चले गए हैं। और देखिए जब जो एक यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, एक मॉडल प्लेयर होता है। जो मॉडल प्लेयर होता है, मॉडल प्लेयर का काम होता है कि अगर वो कोई भी कानून, स्टैट्यूटरी लॉ या कोई भी कानून पास करता है, वो सिर्फ उसे पास करके किताबों में नहीं रखना है, उसको सर्विलेंस चेक करनी है। आपके 4 लफ्ज़ों से, आपकी 5 लाइनों से लोगों के करियर, इन जवान बच्चों के करियर बर्बाद हो रहे हैं।
उन लोगों को कैसे मशक्क़त करके कैसे बाहर के कॉलेजों की फ़ीस भरनी पड़ती है, और ऊपर से आप बातें करते हो जम्मू कश्मीर आ गए, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बातें करते हो, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन बढ़ानी है, जम्मू कश्मीर को डेवलप करना है, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपलिफ्ट करनी है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। उन कॉलेजेस ने जो एलिजिट किया है उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो अपने वहाँ से स्टाफ हटा रहे हैं। देखिए, अब सारों को तो सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती, ठीक है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो जम्मू कश्मीर में, अगर कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अगर कुछ कॉलेज बने हैं, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं। तो ये पूरा सर्कल ही ख़राब हो जाता है। तो मेरा यही शीर्षक इसमें भी यही था, और मैं अब कुछ लॉ पे आऊँगा इस चीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट ये खाली ये जो एसआरओ है, जो 3 साल से जो इस एसआरओ के तहत जो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने जो भी इनका बहु प्लाजा में ऑफिस है, जो भी इन्होंने की है, गलत किया है जो बच्चों के साथ, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द गाइडलाइंस held in the constitutional bench judgment of the Honorable Supreme Court in a TMPI and others versus the state of Karnataka. उस जजमेंट में जो गाइडलाइंस दी हैं उसके तहत इतनी स्टेट्स में जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था इसके बारे में, इतनी स्टेट्स उस गाइडलाइंस के बेसिस पे एडमिशन करती है। उस जजमेंट का 68 आई थिंक 69 पैराग्राफ सीधे ये चीज़ बोलता है कि अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है इस प्रोसेस में, ऑल द ऑटोनॉमी शुड बी गिवन to the private colleges who have the expertise in it. All the autonomy should be given to the universities. और सेम ही ऐसी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आती है, इस्लामिक स्टडीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। द सेम, उसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन होती है कि जब भी अगर स्टेट मशीनरी क्या बोलते हैं नहीं कर पाए, स्टेट मशीनरी फेल हो रही है, जो सारे कॉलेजेस को मिलके आके एक कॉमन अपना जो है एक कॉमन रेगुलेशन एक्ट रखना चाहिए। तो उस पर सर्विलेंस जो है उसको उस पर गवर्नमेंट में करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन दीज बॉडी। अब एक IAS या KS अफसर जो कल को रेवेन्यू से डील कर रहा है, परसों फाइनेंस से डील कर रहा है, अब उसे एकेडमिक से डील करने में आप डाल दोगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं कर पाएगा। और बच्चों की शिकायत एक ये भी आई है कि दे हैव फेस्ड वेरी एरोगेंट दिस बिहेवियर फ्रॉम दी डिपार्टमेंट्स। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम संविधान की आइन की बात करते हैं, हम कहते हैं वी द पीपल। वी द पीपल कौन? मतलब हिंदुस्तान में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको भी वोट की पावर दी है, मुझे भी वोट की पावर दी है, सबको एक एक वोट की पावर दी है, मतलब हम हिस्सेदार हैं, हम मालिक हैं इस हिंदुस्तान के, हम बराबरी के मालिक हैं। ये नहीं कि आप ज़्यादा हैं मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है मैं कम हूँ, हम एक बराबरी के मालिक हैं। लेकिन जब ऐसी बराबर, और ये वी द पीपल 4 इंस्टीट्यूट आते हैं हमारे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव और मीडिया, मैं इन 3 पे जाऊंगा। यीज आर दी पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट। लेकिन ये किसको सर्वेंट की तरह डील करते हैं? ये आम जनता को सर्वेंट की तरह डील करते हैं। हाँ, कुछ टाई कोट पैंट वाले जाते हैं तो उनसे अच्छा बिहेव भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी क्या ही है, उनको भी ये मीठी गोली दे के वापस भेजते हैं। तो द एरोगेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके सब शिकार, में तो छोड़ो ये बच्चे तो छोड़ो, जिसके सब शिकार हुए हैं, इन्हें ये अपने आप को इतने एरोगेंट देवता समझ लेते हैं। और ग्रीवियंस सॉल्व करना इज़ अ वेरी फार मच थिंग सर, कि उनसे एक डायलॉग प्रोसेस तो करें, एक डायलॉग तो करें, बैठ के बात तो करें। आपको ऑफिसर किसके लिए बनाया है? जब तक हम इन लोगों को, अगर सरकारी नौकर हैं तो ये वी द पीपल के नौकर हैं जो संविधान में लिखा है। अगर हम इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हाथ जोड़ने हैं, क्यों जोड़ने हैं?
यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। ये आइन में है, यू आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यू हैव टू रन द स्टेट, यू हैव टू रन द योर परफॉर्मेंस, यू हैव टू रन योर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल एंड यूज़ योर माइंड, यू आर देयर ओनली टू यूज़ योर माइंड। तो ये जो एरोगेंसी है ये मेरे ख्याल से बंद की जाए। मेरी गवर्नर साहब से एक ही अपील है कि दिस इंस्टीट्यूट, द बोर्ड, J&K बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैव फेल्ड। ठीक है, आप पुराने उन्होंने मुझे पुरानी प्रेस रिलीजेस भी भेजी, अपनी स्टेटमेंट्स भेजी, तो इस असर को क्वैश कर दिया जाए और इसमें कोई किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको पावर दी जाए। अगर मैं पर्सनल नहीं कहता, एक इंक्वायरी बिठाया जाए कि अगर इतना, देखिए गलती होती है एक बार, अगर 3 बार कोई गलती कर रहा है देयर माइट बी सम फिशी एंड दी फाउल प्ले, तो एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वरना ये तो देखिए सज़ा देना भी ज़रूरी है, सज़ा देना भी ज़रूरी है। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उसे सज़ा देना है, क्योंकि सज़ा छुपाना भी एक क्रिमिनल एक्ट होता है, वो सज़ा, और किसी को गलत करना भी एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो नॉन इनएक्शन से भी क्रिमिनल एक्ट बनता है, एक्शन से भी क्रिमिनल एक्ट बनता है। अब ये बोपी के बहुत सारे इनएक्शंस थे जिससे एक क्रिमिनल एक्ट बना, और शायद सरकार का इस चीज़ में चुप रहना भी एक इनएक्शन होगा, जिससे इन जैसे अफसरों को, इन जैसी बॉडीज़ को और आगे करके इन्हें वो मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, यार हम पे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये बच्चे जिन्होंने आपको अप्रोच किया है, आप एक लॉयर हैं, तो आगे इसका समाधान क्या है और क्या आप इस मामले को कोर्ट भी लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का बड़ा एक संगीन वो होता है, एक रूल होता है मैंडामस का, या किसी भी रिट में रूल होता है कि यू शुड फर्स्ट मीट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस मसले को सबसे पहले हम LG साहब के पास, आपके भी माध्यम से पहुंच जाएगा, हम और अथॉरिटीज़ तक भी पहुंच जाएगा, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास और एडवाइज़र साहब के पास खुद लेके जाएंगे। तब इन बच्चों को भी साथ में ले जाएंगे, मैंने इनसे की है बात। अगर हमें वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है देन वी विल टेक इट टू द कोर्ट। और ये मुद्दा एक पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, और ज़रूर हमारे, क्योंकि ऑनेबल कोर्ट से हमारी हमेशा उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये कोर्ट तक नहीं जाए मसला। ठीक है, LG साहब हमारी बात सुने, इन बच्चों की बात सुने, और खाली सुने नहीं, कुछ एक्शंस भी लें, कोई प्रॉम्प्ट एक्शंस लें, कुछ गाइडलाइंस इशू करें, या हमारी बात नहीं करनी, उनका कोई सुझाव है वो बातचीत से ही होता है। तो इससे हम, इसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब, एडवाइज़र साहब से और इनसे गवर्नर साहब, तीनों से पहले मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर हाँ वहाँ बात नहीं बनती तो वी विल डेफिनेटली टेक इट टू द इवन हाई कोर्ट, इवन इफ़ नीडेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ निखिल पादा जी, जो कि लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।